हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, आपका मेजर सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर या फिर माइनर सब्जेक्ट है, दोनों के लिए आज का ये वीडियो हेल्पफुल है एग्जाम 2024-25 के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर का महासंग्राम रिवीजन क्लास लेकर आ गई हूँ आपके एग्जाम के लिए। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर को आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप लोग आज की इस वीडियो के ऑल क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे पूरा आंसर के साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आपके अदर सभी सब्जेक्ट के भी महासंग्राम रिवीजन क्लास अपलोड है हमारे चैनल पे, मॉडल पेपर अपलोड है और यूनिट्स भी हर एक सब्जेक्ट की कंप्लीट करा दी गई है, तो आप विजिट जरूर कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ 4 इंग्लिश फेमिलियर एसेइस्ट। 4 एसेइस्ट के नाम दीजिए, फेमिलियर एसेइस्ट के नाम लिखिए। तो ये वेरी शॉर्ट में पूछता है ऐसा क्वेश्चन। लॉन्ग के लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है, तो आप देख लीजिएगा लॉन्ग में कैसा क्वेश्चन आएगा। आपके यूनिट से, आपके शॉर्ट स्टोरी से, आपके सिलेबस में जो ऐसे दिए गए हैं वहाँ से कैसा क्वेश्चन आएगा, वीडियो मैंने बनाई है। प्लस सभी क्वेश्चन के ऊपर आंसर भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। सब कुछ आपको इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो 4 इंग्लिश फेमिलियर एसेइस्ट के नाम देखिए यहाँ पर दिए जा रहे हैं। चार्ल्स लैम्ब, R.L. स्टीवेंसन, G.K. कैस्टर्टन एंड E.V. लुकास। तो ये 4 फेमिलियर एसेइस्ट हैं, तो आप इनको लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये वेरी शॉर्ट में ही आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा। नेम 2 राइटर ऑफ पीरियोडिकल एस्से। पीरियोडिकल एस्से के राइटर्स के नाम लिखो, 2 राइटर्स के। तो आप लोगों को तो पता ही है कि पीरियोडिकल एस्से जो है उसको स्टील एंड एडिशन ने शुरू किया था। एंड जो जोसेफ एडिशन थे और जो स्टील थे वो दोनों फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड थे, और उन्हीं लोगों ने मिल करके पीरियोडिकल एस्से की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड मेमोयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये वेरी शॉर्ट में ज़रूर दिया जाता है कि बायोग्राफी एंड मेमोयर के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो चाहे बायोग्राफी हो, मेमोयर हो, ये सब आपको यूनिट नंबर 2 के अंदर पढ़ना है। और यूनिट नंबर 2 के अंदर आपको प्रोज स्टाइल के बारे में पढ़ना है, और ये सब प्रोज स्टाइल है, टाइप्स ऑफ प्रोज है ये सब। ए मेमोयर इज स्लाइटली डिफरेंट इन कैरेक्टर फ्रॉम ए बायोग्राफी। जो मेमोयर होता है इसमें देखो मेमोरीज होती है राइटर की, और बायोग्राफी तो आप जानते ही हो उनके लाइफ और उनके वर्क्स के बारे में उसमें होता है। तो स्लाइटली मतलब होता है थोड़ा सा, डिफरेंट यानी अलग है, इन कैरेक्टर फ्रॉम ए बायोग्राफी, बायोग्राफी से। वाइल ए बायोग्राफी टिपिकली फोकसेस ऑन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द राइटर। जो बायोग्राफी है ये टिपिकली फोकस करता है लाइफ एंड टाइम्स पर, जो राइटर का लाइफ है, टाइम है, अपने टाइम में उन्होंने क्या काम किए, क्या अचीवमेंट मिली, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में राइटर की जो बायोग्राफी होती है उसमें दिखाया जाता है। एंड ए मेमोयर हैज़ नरोवर मोर इंटीमेट फोकस ऑन हिज और हर ओन मेमोरीज, फीलिंग्स एंड इमोशंस। कि जो मेमोयर होता है इसमें क्या नरेट किया जाता है, इसमें क्या दिखाया जाता है, इसमें ये फोकस करता है हीज और हर का मतलब ये है हीज। देखिए आपको पता है कि बॉयज़ के लिए हीज और हर लड़कियों के लिए यूज़ होता है। तो राइटर जो है वो गर्ल भी हो सकती है, मतलब लेडीज़ भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं। तो वो अपनी ओन मेमोरीज़ को, अपनी किसी स्मृति को, अपनी किसी घटना को, फीलिंग्स को, इमोशंस को अगर अपने वर्क में लिख रही है तो वो उसकी मेमोयर होती है। कि मतलब वो अपने मेमोरी के थ्रू, अपनी यादों के पल को वो अपने राइटिंग में कवर कर रही है। तो ये होता है मेमोयर। तो इनके बीच में यही डिफरेंट है, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी। टॉप लेवल का क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो ऑफ ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी की। तो क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या इसके फीचर्स क्या हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑटोबायोग्राफी का, एंड ऑटोबायोग्राफी इज ए रिकॉर्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड अचीवमेंट ऑफ द राइटर्स ओन सेल्फ। क्या है ये, रिकॉर्ड होता है एक्सपीरियंसेस एंड अचीवमेंट का ऑफ द राइटर्स ओन सेल्फ। मतलब ओन का मतलब होता है अपना, राइटर्स मतलब राइटर्स का अपना जो एक्सपीरियंस होता है, जो अचीवमेंट यानी जो
प्राप्त हो, जो राइटर अचीव करता है, जो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, अपनी मंजिल को पाता है, उन सब के बारे में राइटर अपनी आत्मकथा के अंदर, अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर लिखता है। It narrates the struggles and deeds which helped him to achieve name and fame in life। एंड जो ऑटोबायोग्राफी होती है नरेट करती है, बताती है, इसमें वर्णन होता है स्ट्रगल्स का यानी संघर्ष का, एंड डीड्स मतलब कार्य, विच जो हेल्प्ड हिम जो मदद करते हैं राइटर की टू अचीव प्राप्त करने में, नेम यानी नाम, एंड फेम इन लाइफ अपने जीवन में नाम कमाने के लिए, फेम कमाने के लिए जो भी काम वो करता है, जो भी स्ट्रगल वो करता है, जिससे वो अचीव करता है अपने गोल को, तो कैसे करता है उन सब चीज़ों के बारे में राइटर अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर लिखता है। आप लोगों ने बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी भी होंगी, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा आत्मकथा। अलग अलग राइटर्स अपनी आत्मकथा लिखते हैं जिसमें वो अपने लाइफ के बारे में पूरा कुछ डिस्क्राइब करते हैं, तो कैसे उन्होंने लाइफ में, कैसे वो फेल हुए, कैसे वो पास हुए, अलग अलग चीज़ों को कैसे उन्होंने संघर्ष किया अपने लाइफ में, तो वो क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। सेकेंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, एन ऑटोबायोग्राफी शुड बी एन entirely frank, honest and truthful presentation of the writer's inner life as well as public career। देखो इसकी सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो ऑटोबायोग्राफी है वो शुड बी यानी होनी चाहिए एंटायरली फ्रैंक, ऑनेस्ट, ईमानदार एंड ट्रूथफुल, सच्चाई के साथ। मतलब अगर कोई इंसान अपने हाथों से अपनी स्टोरी लिख रहा है तो वो ऑटोबायोग्राफी है, तो कोई भी इंसान क्यों अपने बारे में गलत चीज़ें लिखेगा। देखो ऑटोबायोग्राफी होनी चाहिए एकदम फ्रैंकली, एकदम ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, राइटर को अपने इनर लाइफ के बारे में, अपने पब्लिक करियर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है, सच्चाई के साथ करना है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें उसने लाइफ में की ही नहीं उनके बारे में भी लिख रहा है कि मैंने ये किया वो किया, तो ये सब झूठ हो जाएगा। ऑटोबायोग्राफी के अंदर ट्रूथनेस होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्से। एस्से के कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखिए। तो देखो समटाइम ये क्वेश्चन एग्जाम के वेरी शॉर्ट में आ जाता है, तो इसका दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद कर लो। पहला है इट इज़ ए प्रोज कंपोजिशन, ब्रीफ, शॉर्ट और ऑफ मॉडरेट लेंथ। मॉडरेट लेंथ का मतलब होता है बहुत बड़ा भी नहीं होता, बहुत छोटा भी नहीं होता, मतलब मीडियम होता है मॉडरेट लेंथ। लेंथ का मतलब तो आप जानते ही कि लंबाई, तो मतलब इसकी जो साइज़ होती है, मतलब जो एस्से होता है बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा नहीं होता, मध्यम होता है, इस शॉर्ट होता है, प्रोज की तरह होता है। ये देखिए पोएम की फॉर्म में तो नहीं होता है एस्से, प्रोज की फॉर्म में होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है द एस्से इज़ इनकम्प्लीट नो एग्जॉस्टिव। जो एस्से है इनकम्प्लीट है, नो एग्जॉस्टिव मतलब होता है संपूर्ण, तो ये संपूर्ण यानी पूरा नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है। थर्ड है इट इज़ इनफॉर्मल एंड अनसिस्टमेटिक। ये इनफॉर्मल होता है और अनसिस्टमेटिक होता है, सिस्टमेटिक नहीं होता, अनसिस्टमेटिक होता है, तो ये आप याद कर लीजिए। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडीइंग बुक्स अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आपके सिलेबस में जो एस्से दिया गया है ऑफ स्टडीज़, जिसको लिखा है फ्रांसिस बेकन ने, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो क्वेश्चन आपका है व्हाट आर द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या हैं ऑफ स्टडीइंग बुक्स, किताबों को पढ़ने का, अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस बेकन के अकॉर्डिंग। तो बहुत सारे बेनिफिट्स इन्होंने अपने इस एस्से में बताए हैं बुक्स को पढ़ने का। तो चलिए देखते हैं आपका ये आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। ये लिखते हैं, ये बताते हैं कि जो स्टडी है वो आनंद, डिलाइट मतलब होता है आनंद, ऑर्नामेंट मतलब होता है आभूषण या गहना, एंड एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। तो ये बताते हैं कि जो पढ़ाई होती है, स्टडी होती है, वो आनंद के लिए, गहनों के लिए और योग्यता के लिए काम आती है। बुक्स आर सेड टू बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एन इंडिविजुअल व्हेन ही इज अलोन। बुक्स आर सेड, किताबें कहती हैं, टू बी द बेस्ट फ्रेंड, कि हम दोस्त बनेंगे, ऑफ एन इंडिविजुअल, उस व्यक्ति का, व्हेन ही इज अलोन, जब वो अकेला है। क्योंकि इंसान आप देखेंगे कि जब अकेला होता है वो किताबों को पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट लेता है। अच्छी अच्छी बुक्स जो होती हैं वो हमें हमारे टाइम को भी ख़त्म करती है, मतलब जो हमारे पास एक्स्ट्रा फालतू टाइम होता है अकेले जब हम होते हैं, हम पढ़ लेते हैं तो हमारा टाइम भी कट जाता है और हमें नॉलेज भी मिलती है। ऐसा लगेगा हमने पढ़ा हमें कुछ नहीं मिला, बट जब आपको उसका कहीं अचानक यूज़ करना होगा ना, तो आपको लगेगा हाँ उस किताब ने आज मेरा
काम कराया। रीडिंग डेवलप्स द टोटल पर्सनालिटी ऑफ ए पर्सन। जो रीडिंग होती है वो डेवलप करती है द टोटल पर्सनालिटी, पूरी पर्सनालिटी को ऑफ ए पर्सन, किसी भी व्यक्ति की। हिज हैबिट ऑफ कन्वर्सेशन मेक्स हिम विटी। और उसकी जो हैबिट होती है कन्वर्सेशन की, उसको भी वो अच्छी बनाती है, चालाक बनाती है। किताबों को पढ़ने से इंसान क्या होता है, चालाक भी होता है। स्टडी ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स मेक ए मैन वाइज, इमेजिनेटिव एंड लॉजिकल। स्टडी ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, देखो वेरियस मतलब होता है अलग अलग या विभिन्न प्रकार की, सब्जेक्ट्स मतलब होता है विषय। तो स्टडी ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ना, मेक बनाता है ए मैन एक इंसान को, वाइस मतलब बुद्धिमान, इमेजिनेटिव मतलब कल्पना करने वाला, सोचने वाला, एंड लॉजिकल। तो किताबों को पढ़ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ना इंसान को बुद्धिमान और इमेजिनेटिव और लॉजिकल भी बनाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स बताए हैं फ्रांसिस बेकन ने किताबों को पढ़ने का। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, इससे तो बहुत अच्छा है, तो आप लर्न कर लीजिए। अब देखिए आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द नाबी इन अंडर द बनियान ट्री। टॉप लेवल का क्वेश्चन है। आप लोग पूछते रहते हैं मैम शॉर्ट स्टोरी से कैसा क्वेश्चन आएगा, तो सब बता रही हूँ, आप देख लो। और अलग अलग से शॉर्ट स्टोरीज पर भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस, क्रिटिकल एप्रिसिएशन की वीडियोस, सब कुछ थीम वगैरह की वीडियोस अपलोड कर रखी है, तो आप चेक जरूर कीजिएगा प्लेलिस्ट में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नाम्बी कौन है अंडर द बनियान ट्री शॉर्ट स्टोरी में। तो आप अपना आंसर लिखेंगे, नाम्बी इज ए मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री। अंडर द बनियान ट्री स्टोरी में नाम्बी जो है मेन कैरेक्टर है। ही इज़ एन ओल्ड मैन ऑफ इंटरमीडिएट एज हु इज़ रेस्पेक्टेड एंड लव्ड बाई द पीपुल ऑफ द विलेज। देखिए इंडेटरमिनेट मतलब होता है कि जिसकी एज किसी को पता नहीं है, मतलब बहुत अधिक एज का ये बूढ़ा आदमी है इस स्टोरी में। हु इज़ रेस्पेक्टेड एंड लव्ड बाई द पीपुल, जो इसको सम्मान भी दिया जाता है, लव यानी प्यार भी दिया जाता है, बाई द पीपुल ऑफ द विलेज, जो गांव के लोग हैं इस बूढ़े आदमी को बहुत ही सम्मान और प्यार दोनों देते हैं। ही इज़ ए स्टोरी टेलर, ये स्टोरी टेलर है। आप लोगों ने देखा कि ये बनियान के पेड़ के नीचे पूरे गाँव वालों को स्टोरी सुनाता है। हु टेल्स स्टोरीज टू पीपुल ऑफ विलेज अंडर द बनियान ट्री, जो सुनाता है कहानियों को गाँव के लोगों को अंडर द बनियान ट्री, बनियान के पेड़ के नीचे। तो स्टोरी का नाम ही है अंडर द बनियान ट्री, यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे, जहाँ पर बैठकर नाम्बी पूरे गांव वालों को कहानियाँ सुनाता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा। आपका देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द लास्ट लीफ। ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी अपने सिलेबस में, द लास्ट लीफ। तो उसके टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या है, पूछ रहा है आपका क्वेश्चन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द लास्ट लीफ। टाइटल द लास्ट लीफ का सिग्निफिकेंस क्या है। तो जो आप पढ़ रहे हैं द लास्ट लीफ, इसका मतलब है आखिरी पत्ता। तो इसका मतलब क्या है, द वर्ड लास्ट रिफ्लेक्ट्स द मेन आइडिया ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। जो वर्ड लास्ट है, रिफ्लेक्ट्स यानी कि दिखाता है, प्रकाश डालता है, मेन आइडिया, जो मेन आइडिया है ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का। द लीफ रिफ्लेक्ट्स द ब्रेथ ऑफ चौंसी, और जो लीफ वर्ड है इस टाइटल में, लीफ रिफ्लेक्ट्स यानी प्रकाश डालता है, द ब्रेथ ऑफ चौंसी, ब्रेथ मतलब होता है सांस, ऑफ जॉन्सी, जॉन्सी की सांस को, क्योंकि जॉन्सी का मानना था कि आखिरी पत्ता गिरते ही जॉन्सी भी मर जाएगी, और जॉन्सी के मन में ये बात बैठ गई थी। तो इसलिए इस टाइटल का पूरा सिग्निफिकेंस ये है, द लास्ट लीफ, लीफ का मतलब दिखाया जा रहा है ब्रेथ, लास्ट मतलब आखिरी, सांस, कि आखिरी पत्ता गिरते ही जॉन्सी की सांसें भी रुक जाएंगी और वो मर जाएगी। द लास्ट लीफ मीन्स द लास्ट ब्रेथ ऑफ जॉन्सी। द लास्ट लीफ का मतलब है लास्ट सांसें, यानी आखिरी सांसें ऑफ जॉन्सी, जॉन्सी की। एज द लास्ट लीफ सेव जॉन्सीज लाइफ, सो द टाइटल इज सिग्निफिकेंट। देखो द लास्ट लीफ ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो लास्ट लीफ है वो लास्ट ब्रेथ है जॉन्सी की, बट आप लोगों ने इस स्टोरी के एंड में देखा कि वही लास्ट लीफ सेव करती है जॉन्सीज लाइफ, जॉन्सी के जीवन को। सो इसलिए द टाइटल इज सिग्निफिकेंट, इस वजह से इस स्टोरी का जो टाइटल है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी स्टोरी है। आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड है। और इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी पूछता है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। हर स्टोरी पर मैंने
और हर एस्से पर मैंने क्रिटिकल एप्रिसिएशन की वीडियो बना दी है और उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल पे, आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द सेटिंग ऑफ द स्टोरी द टेरर। कमेंट ऑन द सेटिंग का क्या है ऑफ द स्टोरी द टेरर की। द टेरर जो कहानी आप लोगों ने पढ़ी है, ये गाय डे मॉपासा की शॉर्ट स्टोरी है जो कि फ्रेंच राइटर थे, तो इसलिए नाम भी आप लोग थोड़ा, बहुत लोग प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग होता है, नाम इनका ऐसा है गाय डे मॉपासा। तो इस स्टोरी की सेटिंग कहाँ पर रखी गई है? देखो, सेटिंग का मतलब होता है टाइम क्या है और स्थान क्या है, जगह क्या है स्टोरी की। तो द स्टोरी टेक्स प्लेस इन पेरिस इन द अपार्टमेंट ऑफ मॉन्स्यूर रेमन द नरेटर। द स्टोरी टेक्स प्लेस, ये स्टोरी स्थान लेती है इन पेरिस में, क्योंकि फ्रांस के राइटर थे गाय डे मॉपासा, तो स्टोरी की सेटिंग भी उन्होंने पेरिस में रखी है। इन द अपार्टमेंट है ऑफ मॉन्स्यूर रेमन का, जो कि इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं मिस्टर रेमन। द नरेटर, और यही स्टोरी के नरेटर हैं, स्टोरी को नरेट भी कर रहे हैं यही। एज ही राइट्स ए लेटर टू हिज फ्रेंड हियर डॉक्यूसेल। देखो, ये फ्रांसीसी नेम है तो इसलिए थोड़ा टफ भी है लेने में, आप लोग भी इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को टफ लगेगा, तो आप लोग स्पेलिंग याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा एग्जाम में लिखने पर। तो जो मिस्टर रेमन है वो लिखते हैं एक लेटर अपने इन्हीं दोस्त को। द स्टोरी इज इन द फॉर्म ऑफ लेटर, और ये पूरी स्टोरी लेटर की फॉर्म में लिखी गई है, क्योंकि मिस्टर रेमन अपने इसी दोस्त को पूरी अपनी बात सुनाते हैं कि कैसे इन्हें एक अकेले घर में रहने पर डर लगता है और इस वजह से इन्होंने शादी करने का फैसला भी किया है। द टाइम इज अप्रॉक्सीमेटली 1883। देखो, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली की स्पेलिंग है MATELY, ओके। तो लगभग इस स्टोरी की जो टाइम है वो 1883 है और पेरिस में इसकी सेटिंग रखी गई है। तो इसकी सेटिंग पूछेगा तो आपको ऐसे ही अपना आंसर वेरी शॉर्ट में लिख देना है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द हॉर्स। ये क्वेश्चन टॉप लेवल का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है ऑफ द हॉर्स, घोड़े का। अब आप कहेंगे घोड़ा कहाँ से आ गया, तो आपको याद होगा ना, आप लोगों ने एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ी है एंटोन चेखव की, द लेमेंट। तो द लेमेंट में जो मेन कैरेक्टर आयोना है उसके पास गाड़ी घोड़ा है, घोड़ा गाड़ी है, तो उसका एक घोड़ा भी है। तो घोड़े का क्या महत्व है इस शॉर्ट स्टोरी में, तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। द हॉर्स इज आयोनाज ट्रू फ्रेंड एंड कंपेनियन। घोड़ा है आयोना का सच्चा दोस्त और उसका कंपेनियन यानी साथी। द हॉर्स लिसन्स टू आयोना विदाउट इंटरपुटिंग हिम। घोड़ा बिना किसी बाधा के आयोना की बात सुनता है। The contrast between the cruelty of people and horses' silent empathy highlights Iona's despair. देखो, the contrast between the cruelty of the people, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि cruelty of people लोगों की क्रूरता, एंड हॉर्सेस साइलेंट और घोड़े की खामोशी। घोड़ा मौन है, शांत है, बोल नहीं रहा है लेकिन सुन सब कुछ रहा है जो आयोना उसे सुना रहा है। एम्पैथी हाईलाइट्स आयोनास डिस्पेयर। तो लोगों की क्रूरता और घोड़े की मौन सहानुभूति के बीच का अंतर आयोना की निराशा को उजागर करता है। आयोनास डिस्पेयर, आयोना की जो निराशा है उसको उजागर करता है कि आयोना ने अपनी बात हर किसी से कहनी चाहिए मगर इस भीड़ भरी दुनिया में किसी ने उसको नहीं सुना, लेकिन वो घोड़ा साइलेंट होकर भी मौन रूप में उसको सुन रहा है और उसकी जो सहानुभूति है आयोना के लिए वो आयोना की निराशा को हाईलाइट करती है। तो घोड़े का एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस इस स्टोरी में दिखाया है एंटोन चेखव ने। स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपको कैसी लगती है आप बताइएगा कमेंट करके। मैंने आपको स्टोरी पढ़ा दी और इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी कराया है और उसमें थीम वगैरह सब दिया है आपको, तो तैयार कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ बार्बर्स ट्रेड यूनियन। मुल्क राज आनंद की जो शॉर्ट स्टोरी है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, उस स्टोरी की मेन थीम क्या है। तो इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी करा दिया है क्योंकि बच्चे कहते रहते हैं मैम क्रिटिकल एप्रिसिएशन करा दो क्योंकि लॉन्ग में आता है, तो जितनी भी शॉर्ट स्टोरी और एस्से है सब पर अपलोड कर दिया है, तो आप चेक ज़रूर कीजिएगा। मैं लिंक दे दूंगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 3 लिंक दूंगी, आप तीनों चेक कीजिएगा, सब में आपको पूरा सिलेबस अपना मिल जाएगा।
और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा एग्जाम के लिए। तो देखिए क्या मेन थीम है इस स्टोरी की। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन बाय मुल्कराज आनंद। ये स्टोरी मुल्कराज आनंद की है। वी हैव द थीम ऑफ क्लास। इसमें जो थीम है, इसमें देखो कई सारी थीम को दिखाया है मुल्कराज आनंद ने। सबसे पहली थीम तो क्लास है, जो क्लास डिफरेंस इसमें दिखाया गया है। उसके बाद है अपीयरेंस यानी कि उपस्थिति, एलिनेशन यानी अलगाव, एरोगेंस अहंकार, इंजेन्यूटी यानी कि सरलता, इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता, एडमिरेशन यानी कि प्रशंसा, रेस्पेक्ट यानी सम्मान, कंट्रोल यानी नियंत्रण एंड फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। तो इतनी सारी थीम मुल्कराज आनंद ने अपनी इस स्टोरी में दिखाई। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ सर रॉजर एट चर्च। सर रॉजर एट चर्च जो जोसेफ एडिसन का एस्से आपके सिलेबस में है, उसकी थीम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए इसकी थीम क्या है क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप द थीम ऑफ सर रॉजर एट चर्च हाईलाइट्स रिलीजियस डिवोशन, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी वैल्यूज। सर रॉजर एट चर्च का जो सब्जेक्ट है, जो थीम है, विषय है, वो रिलीजियस है। रिलीजियस डिवोशन यानी कि धार्मिक भक्ति, मोरल यानी नैतिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, और कम्युनिटी वैल्यूज़ और सामुदायिक मूल्य है इसकी जो मेन थीम है। इट रिफ्लेक्ट्स सर रॉजर्स एफर्ट्स टू, और ये ऐसे प्रकाश डालता है, दिखाता है कि कैसे सर रॉजर एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं मेंटेन डिसिप्लिन एंड वर्च्यू एमंग हिज पैरिशनर्स, ब्लेंडिंग ह्यूमर विद ए सेंस ऑफ ड्यूटी। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से जो सर रॉजर हैं इस हिस्से के अंदर, ये एक बहुत अच्छे कैरेक्टर हैं इस हिस्से के अंदर। तो वो कैसे मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं मेंटेन रखने के लिए डिसिप्लिन और वर्च्यू एमंग हिज पैरिशनर्स यानी अपने अनुयायियों के बीच में वो डिसिप्लिन और वर्च्यू को बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं, जिसमें हास्य और कर्तव्य की भावना का मिश्रण है। द एस्से एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ, लीडरशिप एंड द इंटीग्रेशन ऑफ रिलीजियन इनटू डेली लाइफ। यह धर्म और नैतिक जीवन के तालमेल को भी महत्व देता है, क्योंकि इस हिस्से में आपने यही चीज़ देखी है कि जिस विलेज में सर रॉजर आते हैं वो देखते हैं कि इस गांव के लोग सिर्फ संडे के रोज़ ही चर्च में आकर अपने सेल्फिशनेस को बुलाते हैं और बाकी दिन वो बिज़ी रहते हैं, अपने आप में रहते हैं। तो उस चीज़ को उन्होंने ख़त्म करने के लिए काफ़ी मेहनत की और गांव के लोगों को सुधार भी दिया कि हर रोज़ लोग चर्च में आए, एक दूसरे से मिले और प्रेयर करें। तो जो मेन थीम है इस एस्से का वो यही है। और देखिए सर रॉजर जो इस एस्से के अंदर मेन कैरेक्टर है, इनका कैरेक्टर स्केच भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक सेपरेट वीडियो मैंने इनके कैरेक्टर स्केच पे अपलोड की है, तो आप ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी इंग्लिश लिटरेचर की। तो आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बताए हैं, आप उन सभी को तैयार कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।